गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रहा होगा भाई। तो आप लोगों को तो पता ही है भाई कि लुसेंट और एनसीईआरटी के हम प्रश्न इस चैनल के माध्यम से डेली कराते हैं। ये एक तरह का रिकॉर्डेड क्लास होता है और लाइव क्लास होता है 7 PM में, उसमें भी लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न कराते हैं। तो ये मेरे भाई मिक्स कंटेंट है, यानी निचोड़ प्रश्न होगा। लुसेंट और एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 22 है और जो क्लास नंबर है हम लोगों का 116वां नंबर का ये क्लास है। तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है ये क्लास आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए और इस वीडियो को आप लोगों के पास जो भी ग्रुप्स होंगे उस ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग अपने क्लास के जो फर्स्ट प्रश्न है उसकी बात करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न शानदार सा है, कितना बढ़िया प्रश्न है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में इनमें से कौन सा एक नहीं है। अच्छा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न पूछा गया है भाई कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाएं में एक कौन सा जो है एक नहीं है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे अगर नागार्जुनी की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, ये मेरे भाई सही जाएगा। नागार्जुनी जो होगा यहाँ पे सही जाएगा, लेकिन यहाँ पे सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर और विश्व जोपरी की बात करेंगे, ये सही जाएगा, ठीक है। सम्राट अशोक के द्वारा जो ये बराबर गुफाएं हैं, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर और विश्व जोपरी की बात करेंगे, यह है। लेकिन नागार्जुनी जो है फ्रेंड्स ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये निर्मित गुफाओं में से नहीं माना जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे तो देख सकते हैं भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द बराबर केव्स बिल्ट बाय द एम्परर अशोक। यानी आप लोग यहाँ पे नागार्जुनी को सही कर लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा ना भाई। आगे बात करेंगे, सेकंड प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे सेकंड प्रश्न दिया गया है भाई कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकार के अनुयायी निग्रच कहलाते थे। देखिए कितना, निग्रच नहीं निग्रथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे भाई? निग्रथ कहलाते थे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सी ऑप्शन की बात करेंगे पार्श्वनाथ का, ये सही जाएगा मेरे भाई कि जैन धर्म के अनुयायी निग्रथ किसे कहलाते थे, तो पार्श्वनाथ को, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरे साथियों सही चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लावर्स ऑफ द विच जैन तीर्थनाथ वेयर कॉल्ड निगनाथ। तो आप लोग यहाँ पे पार्श्वनाथ को सही कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले भाई सी ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर प्रश्न है भाई कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय जो झील है फ्रेंड्स उसका नाम हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, चिल्का झील हो जाएगा। क्या होगा भैया? उसका नाम हो जाएगा चिल्का झील, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन में तो पेरियार झील दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स वह नीचे चला गया था, ठीक है। टाइपिंग में जो है हम लोग टाइपिंग करते हैं तो फटाफट टाइपिंग करते हैं तो उसमें कभी जो इधर से उधर होता है जो वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में मत रखिएगा। विच इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया। तो आप लोग चिल्का झील को सही कर लीजिएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। यहाँ पे बी ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा चौथा प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई याद रख लीजिएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी कंट्री आर इंक्लूड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी यहाँ पे 5 को आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 5 नंबर जो प्रश्न मेरे भाई दिया गया है कि धौलाधर और मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। देखिए कितना शानदार सा प्रश्न है भाई कि धौलाधर और मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत मेरे भाई आते हैं। तो ये लघु हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है ना, लघु हिमालय, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे भी साथियों देख सकते हैं कि अंडर विच रेंज टू दी धौलाधर एंड यहाँ पे जो फ्रेंड्स दिया गया है मसूरी हिमालय जो है हिमालय फॉल्स। तो आप लोग यहाँ पे लेसर हिमालय को सही कर लीजिएगा, लघु हिमालय हो जाएगा, ठीक ना। आगे बात करेंगे भाई 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को अगिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगिन द्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया प्यारा सा प्रश्न है। आइसलैंड को आप लोग सही कर लीजिएगा। आइसलैंड जो द्वीप है इसे अगिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे साथियों ऐसा ही जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आइसलैंड इज ऑल्सो नन एज दी फायर आइलैंड। तो आइसलैंड को आप लोग सही कर लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे साथियों सही चला जाएगा ना भाई। और एक बार आप लोग क्लास के सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे। यहाँ पे 7 प्रश्न है कि मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी साथियों? तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा 1974 में किया गया था, यानी 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था, ओके।
और मेरे इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी देख सकते हैं कि व्हेन डिड ओएनजीसी स्टार्ट वेल प्रोडक्शन इन मुंबई हाई फॉर्म दी फर्स्ट टाइम। तो 1974 को आप लोग सही करिएगा, 1974 को सही करिएगा। ओके भाई, इसके आगे बात करेंगे। 8 प्रश्न है कि किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे बलुई मिट्टी का ना साथियों, इसे सही कर लीजिएगा। सैंडी जो सोयल दिया गया है ये सही जाएगा। तो इस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है बलुई मिट्टी में, ठीक ना साथियों। तो बी ऑप्शन सही जाएगा। इन विच सोयल इज कैपिलरी एक्शन मोस्ट इफेक्टिव, सैंडी सोयल को सही करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 9 प्रश्न है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में अंतरिक्ष जो कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1962 में किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई, 1962 में किया गया था। बी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। इन विच ईयर वाई दी स्पेस प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। तो 1962 को सही करिएगा। 1962 इज राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है भाई कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो द हिंदू को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है भाई, तो गलती नहीं होना चाहिए, द हिंदू याद रख लीजिएगा ना। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। विच वाज द फर्स्ट न्यूज पेपर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो द हिंदू को आप लोग सही करिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। 11 प्रश्न है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो वन महोत्सव की शुरुआत जो है के एम मुंशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा किया गया था। हु स्टार्टेड दी वन महोत्सव, जिसको फॉरेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है, के एम मुंशी को सही करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। 12 जो प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक समलसक जलीय घास फूस कौन सा है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो बात करेंगे आई कार्निया, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आई कार्निया को आप लोग सही कर लीजिएगा कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, समस्यात्मक आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है भाई, तो आई कार्निया को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्हाट इज द मोस्ट माइक्रोस्कोपिक एक्वेटस ग्रास इन दी वर्ल्ड। तो आप लोग आई कार्निया को सही करिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। देख लीजिएगा यहाँ पे जो 13 नंबर भाई प्रश्न है कि यहाँ पे कि इनमें से कौन सा निवेश है बाजार से संबंधित नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए बाजार, क्या होगा, बाजार से संबंधित नहीं है। ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। कि यहाँ पे कौन सा जो निवेश है बाजार से संबंधित नहीं है, मार्केट से संबंधित है, नहीं हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे भाई बात करेंगे जो पूंजी देनदारी प्रबंधन हो जाएगा ना भाई, इसे आप लोग सही करिएगा। टी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट रिलेटेड इन द इन्वेस्टमेंट ऑन लोन, मतलब मार्केट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। वहीं मार्केट से लोन यही की बात करें इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अगर बात इन्वेस्टमेंट नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पे मार्केट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। डी इज राइट आंसर जाएगा। आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न है कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन से हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन से थे, तो वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं भाई, तो जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री होते हैं, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। तो हु इज द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, तो फाइनेंस मिनिस्टर को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे भाई 15 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण जो है यहाँ पे देख रहे हैं ना, बिक्री कर ये दिया गया है, इसे हम लोग सही कर लेंगे। बिक्री कर जो है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेल्स टैक्स को आप लोग सही कर लीजिएगा। ऑप्शन ए सही जाएगा। प्रश्न 16 है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो मार्शल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था भाई, मार्शल के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विच इकोनॉमिक्स सेड इकोनॉमिक्स इज एन आइडियल साइंस। तो आप लोग मार्शल को सही करिएगा। बी ऑप्शन राइट जाएगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परिषद की नियुक्ति
नियुक्ति की जाती है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। तो बताएं आप लोगों को आर्टिकल 148 यानी आर्टिकल 148 में के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथियों आर्टिकल 148 को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे भाई, यहाँ पे 18 प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा दिया गया था। बहुत बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न है। तो बात करेंगे कौवा सा संशोधन भाई 10वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, 10वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पुर्तगाली अंत क्षेत्र को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 10वां संशोधन अधिनियम याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक ना फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे भी भाई आप लोग 10th है अमेंडमेंट एक्ट यानी आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 19 नंबर प्रश्न है भाई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के इनमें से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, तो बात करेंगे प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके तो अध्यक्ष थे। लेकिन जो अल्पसंख्यक समिति की बात किया गया भाई ये गलत जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग गलत करेंगे यानी यही तो सही हो जाएगा ना, पूछा तो यही गया है ना। तो विच ए कमिटी वाज नॉट चेयर्ड बाय दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे तो डी ऑप्शन सही जाएगा ना, मिलिट्री कम्युनिटी को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 प्रश्न है भाई कि ब्रिटिश है भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किया गया है जो ब्रिटिश भारत में कानून का निर्माण कर रहा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे भाई बी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, 21 प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। तो राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है आर्टिकल 243 के अंतर्गत। आर्टिकल 243 के अंतर्गत जो होते हैं राज्यों में फ्रेंड्स राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 प्रश्न है कि अंडर विच आर्टिकल आर पंचायत इलेक्शन कंडक्टेड इन स्टेट। तो आर्टिकल 243 के को आप लोग सही करिएगा, 243 का हो जाएगा। ठीक है, के 22 प्रश्न की बात करेंगे भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रचा था। ठीक है, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई कि यहाँ पे रक्षा था भैया कि रखा था ना, ये तो वही तो हम कह रहे थे, रक्षा सा कैसे हो गया, रखा था होना चाहिए कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, तो बात करेंगे एम एन राय के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स, एम एन राय के द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स एम एन राय दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग सही कर लीजिएगा। 23 प्रश्न है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया मेरे भाई, कनाडा से लिया गया। आप लोग भी इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी कनाडा को सही कर लीजिएगा मेरे भाई। इसके आगे बात करेंगे भाई 24 प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। तो उनकी जो विस्तृत कथा है फ्रेंड्स वह मिलती है मुद्रा राक्षस में। किसमें मिलती है भाई, मुद्रा राक्षस में मिलती है। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, मुद्रा राक्षस। आगे बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर की हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से हुआ है। कहाँ से हुआ है प्राप्त मेरे भाई, तो ये जो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो हड़प्पन स्क्रिप्ट फाउंड जो है 10 मेजर साइन ऑफ, तो आप लोग धौलावीरा को आप लोग सही करिएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 26 की समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रास्ती वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किससे का लेख मिलता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई। ठीक है, तो अगर बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन का, यहाँ पे मेरे भाई बी ऑप्शन सही जाएगा, जहांगीर का मिलता है। किसका लेख मिलता है, तो जहांगीर का मिलता है। ठीक है, जो इलाहाबाद पिलर कंटेनिंग समुद्रगुप्त प्रयाग प्रास्ती, तो यहाँ पे किसका फ्रेंड्स जाएगा तो यहाँ पे
जहांगीर को सही कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। 27 प्रश्न है भाई कि खजुराहो के मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, ये हिंदू धर्म से भी है और जैन धर्म से, यानी बी और सी यहाँ पे सही जाएगा ना, कि जो खजुराहो के मंदिर का जो रिलेशन है, संबंधित है भाई, ये हिंदू धर्म से है और मेरे भाई जैन धर्म से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दी खजुराहो टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विथ विच रीजन, तो यहाँ पे हिंदू में और जैन धर्म को आप लोग सही कर लीजिएगा, बोथ सही जाएगा बी और सी। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पे किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो द्वितीय संगम का आयोजन यहाँ पे जो फ्रेंड से किया गया था मेरे भाई, याद रख लीजिएगा, कपाटपुरम में किया गया था। कहाँ पे? कपाटपुरम में किया गया था। वेयर बाय दी सेकेंड संगम हेल्ड, तो कपाटपुरम को इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी सही कर लीजिएगा भाई। अगला बात करेंगे, अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है, गुलरुखी की बात किया। कितना देख रहे हैं ना, कितना शानदार सा, कितना मस्त सा, कितना प्यारा सा प्रश्न है। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाले सुल्तान का नाम क्या था। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सुल्तान कौन था, यह भी प्रश्न हो सकता है। तो उनका नाम था सिकंदर लोधी। क्या नाम था उनका भाई? सिकंदर लोधी था। ठीक है, विच सुल्तान रोट पारसी पोएट्री अंडर द लिटिल गुलरुखी, तो यहाँ पे सिकंदर लोधी को सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे, 30 प्रश्न है भाई, देख लीजिएगा। निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, तो लॉर्ड कर्जन किया था। कौन किया था भाई? लॉर्ड कर्जन। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, एनसीईआरटी लुसेंट का है भाई, तो ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक ना। लॉर्ड कर्जन को आप लोग भी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि 31 की व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय यहाँ पे कौन कौन से है भाई। तो यहाँ पे निम्न विषय की बात किया गया है, तो व्यापार मार्ग ये भी सही जाएगा। ठीक है, औद्योगिक के परिरूप भी सही जाएगा। भौगोलिक संकेत की बात करें, ये भी सही जाएगा। लेकिन श्रमिक जो मानक हो जाएगा ना, ये बौद्धिक संपत्ति अधिकार का विषय नहीं माना जाता है भाई। पहला दूसरा तीसरा सही जाएगा। कहाँ पे दिया गया है? तो सी ऑप्शन में दिया गया है, तो हम लोग सी ऑप्शन को सही कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग मेरे भाई सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ओनली पहला दूसरा तीसरा सही जाएगा ना, आप लोग पहला दूसरा तीसरा को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, आप देखिए कितना मिलान करने वाला प्रश्न यहाँ पे आ गया है। अरे भैया ये कैसे हो गया है? लेकिन आंदोलन विद्रोह दिया गया और प्रभावित क्षेत्र का बात किया, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र का बात किया गया, कौन सा सही जाएगा। अगर फकीर विद्रोह की बात करेंगे तो बंगाल में हुआ था। कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था फ्रेंड्स। मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो केरल में हुआ था। खासी विद्रोह असम में हुआ था। ठीक है, यानी ए का यहाँ पे पहला सही गया, बी का तीसरा सही चला गया, सी की बात करेंगे दूसरा गया और डी की बात करेंगे चौथा। तो 1 3 2 4 कहाँ पे दिया गया है? तो सी ऑप्शन में दिया गया है ना। 1 3 2 4 कहाँ पे दिया गया है? सी ऑप्शन में दिया गया, तो हम लोग सी ऑप्शन को सही कर लेंगे। तो मेरे भाई आप लोग भी फकीर रिवलियन को आप लोग बंगाल को सही कर लीजिएगा। कुका जो मूवमेंट है ये पंजाब में हो जाएगा। मोपला रिवलियन को केरल में कर लीजिएगा। खासी रिवलियन को असम में कर लीजिएगा। तो सी ऑप्शन को आप लोग भी सही कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा। 33 प्रश्न है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो याद रख लीजिएगा, लेडी सदाशिव अय्यर थे। कौन थे भाई? लेडी सदाशिव अय्यर थे। ठीक है, तो हु फाउंड दी वोमेन इंडिया एसोसिएशन, तो लेडी सयासुद अय्यर को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 34 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क हो जाएगा कोरंडम हो जाएगा। कौन सा होगा भाई? कोरंडम हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, तो कोरंडम को आप लोग सही करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 35 नंबर प्रश्न है भाई, ये पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि पुराने तेल चित्रों के पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग मेरे भाई किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे मेरे भाई हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप लोग सही कर लीजिएगा, बी राइट आंसर जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 36 प्रश्न पे। 36 प्रश्न है भाई कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी जो होते हैं साथ धातु होते हैं। सभी ब्लॉक के सभी तत्व, यहाँ पे तत्व धातु होते हैं ना, कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व जो होते हैं धातु होते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, तो बात करेंगे भाई डी एफ ब्लॉक के तत्व। कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं भाई? एफ ब्लॉक के सभी तत्व जो होते हैं ये धातु कहलाते हैं। इन विच ब्लॉक इन दी पीरियोडिक टेबल ऑल एलिमेंट्स मेटल, तो एफ ब्लॉक को आप लोग भी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, 37 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है। तो भाई याद रख लीजिए
लीजिएगा वह होता है कौन सा, अनिवासी भारतीय जमा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यानी यहाँ पे बी और सी दोनों सही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेन करेंसी इन फॉलो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे बहुत सही जाएगा, बी और सी चला जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके आगे बात करेंगे भाई 30th प्रश्न है कि एक लेंस में +2D की शक्ति है, लेंस की किस्म प्रकृति की उसकी फोकस लंबाई होना चाहिए, फोकल लंबाई यानी वहीं फोकस लंबाई की बात किया है। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा उसकी लंबाई जो होनी चाहिए 0.5 डायोप्टर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.5 मीटर होना चाहिए। ठीक ना। और इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी 0.5 मीटर को सही कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा 39 प्रश्न है कि दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दबाव बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक होता है फ्रेंड्स, जो उसका प्रेशर होता है वह मेरे भाई क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इंग्लिश वाले भाई यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 40 प्रश्न है कि पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। तो पायरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान यानी उच्च टेम्परेचर को मापने में किया जाता है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है भाई 41 प्रश्न है कि उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है। याद रख लीजिएगा ये जो मापता है कि उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों के औसत जो परिवर्तन को मापता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जिसको बोला जाता है, ये फ्रेंड्स मापता है दी एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड एंड सर्विस। ठीक है, ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 42 प्रश्न की नाभि के अलावा यहाँ पे बहुत बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के प्रश्न है कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिका, कोशिका यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा कोशिका। ठीक है, तो कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। क्या होता है भैया, डीएनए होता है ना। क्या होता है, डीएनए होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो होता है माइट्रोकॉन्ड्रियम में। कहाँ पे भाई, माइट्रोकॉन्ड्रियम। अपार्ट फ्रॉम दी न्यूक्लियस विच सेल्स ऑर्गेनिक्स कंटेंट्स डीएनए ऑर्गेन, तो आप लोग यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया को सही करिएगा, ऑर्गेनिक। यहाँ पे 43 प्रश्न है भाई कि लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु जो होती है कितनी होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की जो औसत आयु होती है वो होती है मेरे भाई 120 दिन का होता है। कितना दिन का, 120 दिन का, जिसको लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स 120 टेस्ट को सही करिएगा। आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है 44 के निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिंगी है। एक लिंगी की बात करेंगे तो हो जाएगा एस्केरिस। एस्केरिस जो है फ्रेंड्स एक लिंगी होता है। क्या होता है, एक लिंगी होता है। ठीक है, यहाँ पे एस्केरिस को आप लोग सही करिएगा। 45 प्रश्न यहाँ पे देखिएगा भाई, 45 प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न है, मिलान करने वाला है, आप लोगों को ही बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे लाइपेज की बात करेंगे तो लाइपेज तो भैया वासा विघटन एंजाइम है लाइपेज। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस इरिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। ठीक ना भाई, यहाँ पे ए का तीसरा सही जा रहा है। कहाँ पे दिया गया भैया, बी का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बी का दूसरा जा रहा है। 3-2 कहाँ पे, यहाँ पे दिया गया ना भाई, हम लोग बी ऑप्शन को सही कर लेंगे। ठीक है, 3-2 हो जाएगा। सी की बात करेंगे तो पहला होगा, डी का क्या होगा, चौथा। 3-2-1-4 सही जाएगा। और इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी जो है यहाँ पे 3-2-1-4 को सही कर लीजिएगा। 3-2-1-4 यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन में दिया गया ना, लाइपेज की बात करेंगे तो ये फैट ब्रेकिंग एंजाइम को कन्वर्ट करता है। एमाइलेज की बात करेंगे तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है। इरेप्सिन क्या करता है भाई, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है। तो याद रख लीजिएगा 3-2-1-4 सही जाएगा। 46 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है भाई वह ऑक्सीजन का परिवहन है। किसका भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को सही करिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे 47 प्रश्न है भाई कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स ये रोम में हो जाएगा। कहाँ पे है, इसका जो मुख्यालय है रोम में हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, तो रोम को आप लोग सही करिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा।
48 प्रश्न देखिएगा, 48 प्रश्न है यहाँ पे कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता भी है। गोलकुंडा का किला तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पे भैया? तेलंगाना में पड़ता है। इन विच स्टेट इन द गोलकुंडा फोर्ट ऑफ लोकेटेड? तेलंगाना का आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा यहाँ पे 49 प्रश्न है कि विशुद्ध मग्य ग्रंथ जो है किस संप्रदाय से संबंधित है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि विशुद्धि मग्य, माफ कीजिएगा, विशुद्धि मग जो है किस, विशुद्धि मग जो ग्रंथ है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान जो संप्रदाय है इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो विशुद्धि मग टेक्स्ट इज रिलेटेड इन विच सेक्ट, तो यहाँ पे हीनायन को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे मेरे भाई, 50 से प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न है कि जय संहिता नाम से विख्यात है। जय संहिता कौन सा है भाई? तो जय संहिता महाभारत है ना, जय संहिता को हम लोग महाभारत कहते हैं। इज एनोदर नेम ऑफ, तो महाभारत को आप लोग सही करिएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। तो कैसा क्लास लगा आप लोगों को भाई जरूर बता दीजिएगा कमेंट कर, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।